और फेमिना ब्यूटी अकेडमी के सौजन्य से आज इस प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में सबसे पहले रीना गोस्वामी जी को मैं हृदय तल से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा कार्य इस रोहतास और कैमूर की धरती पर किया जा रहा है। और जैसा सबने सुना 13,000 को इन्होंने निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है। तो कितनी बड़ी संख्या में समाज में अच्छे योगदान के लिए इन्होंने व्यक्तित्वों का निर्माण किया। कितने भी शब्दों में उसकी प्रशंसा की जाए कम नहीं होगी। अच्छी चीजों को खोजती है। रीना जी से वही परिचय मेरा कुछ वैसे ही हुआ। मुझे लगता है जून का महीना रहा होगा जब कटिहार से जुड़े हमारे साथ मंगलम जी का मैसेज आया कि गुजरा में रहने वाली रीना गोस्वामी जी हैं जो इस प्रकार से कार्यक्रम कर रही हैं और आपको बुलाना चाहती हैं। और मेरा कार्यक्रम 1-2 महीने पहले से ही जब तय होता है तभी कहीं जा पाते हैं। तो उनसे मैंने कहा था उस समय कि अभी किसी भी तिथि पर मेरा आना अभी संभव नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, अब जब तिथि देंगे तभी। और संयोग से आज शुक्रवार था। आमतौर पर शनिवार रविवार को कार्यक्रम होता है, लेकिन शुक्रवार को ईद मिलादुन नबी की छुट्टी थी और तब उनके आमंत्रण पर आज आपके बीच में शिक्षक दिवस भी है, आज उपस्थित हूँ। सभी को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ पर आकर बड़ी संख्या में महिलाओं को देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। रोहतास में, कैमूर में अनेक कार्यक्रम हुए, लेकिन केवल महिलाओं के बीच में बड़ी संख्या में मुझे लगता है बहुत कार्यक्रम नहीं हुए हैं। तो आज इस शिक्षक दिवस के मंच पर इस भूमि की नारी शक्ति के साथ कुछ संदेशों को साझा करना चाहता हूं, क्योंकि जिस विकसित भारत की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, बिना विकसित बिहार के संभव नहीं। और बिहार विकसित तभी होगा जब स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका, दोनों का योगदान कम न हो। यदि बड़ी संख्या में पुरुषों का योगदान हुआ और महिलाओं का अपेक्षित योगदान नहीं हुआ तो सामूहिक स्वप्न हमारा पूरा नहीं होगा। और आशा क्यों जगती है मेरे मन में, महिलाओं का जो अध्याय है उसका नाम हम लोगों ने रखा गार्गी अध्याय। गार्गी एक केवल नाम नहीं, एक विचार है। उस प्राचीन काल की कल्पना कीजिए जब पूरे विश्व भर में पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी, और ज्ञान की जब सभा होती थी तो केवल पुरुष रहा करते थे। सामान्य तौर पर किसी भी देश के इतिहास को पढ़ेंगे, उनके शास्त्रों को पढ़ेंगे तो विद्वानों को तो हम पाते हैं, लेकिन कोई विदुषी महिला के विचार उनमें संग्रहित हो ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। गार्गी कौन थी? उस प्राचीन काल में अपने बिहार में ज्ञान की बड़ी स्थापित परंपरा थी। मिथिला की सभा में राजा जनक प्रतिवर्ष पूरे विश्व भर से विद्वानों को आमंत्रित करते थे और भारत भर से विद्वान तो निश्चित ही आते थे जिनके बीच में शास्त्रार्थ होता था। एक शास्त्रार्थ ऐसा जिसमें कहा गया कि जो जीतेगा उसको 1,000 गायें जिनके सींगों पर सोना मढ़ा हो उपहार स्वरूप दिया जाएगा। जो कि उस काल में तो क्या, आज भी आप सोचिए 1,000 गायें जिनके सींगों पर सोना हो यदि किसी को मिलता हो तो कितनी बड़ी राशि होगी। तो जब सभा में घोषणा की गई कि जो सबसे बड़े विद्वान हैं वो स्वयं को घोषित करें तो उनको हम ये उपहार देंगे। अब ऐसी सभा में भी अब कहा जाए कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है, तो क्या कोई खड़ा होगा?
उसको तो मन में संशय होगा कि कौन सबसे बड़ा विद्वान हो सकता है। हो सकता है कि मैं हूं, लेकिन मुझसे भी कोई अग्रणी हो। और उसमें महिला की क्या विशाल, जिस काल में महिलाएं बोलती भी ना हो, सभाओं में जाती भी ना हो। अब कल्पना कीजिए ऐसी सभा चल रही हो जिसमें गांधार से भी विद्वान आए हो, केरल के भी विद्वान रहे हो, कश्मीर के भी विद्वान रहे हो, मिथिला के भी विद्वान रहे हो, बंग भूमि के भी विद्वान रहे हो, और सबके बीच में जब शास्त्रार्थ हो रहा हो तो चुना जा रहा हो कि श्रेष्ठ कौन। जब कहा गया कि सबसे श्रेष्ठ बताएं कौन है, तो यह सन्नाटा छा गया। तो किसी के मन में इस प्रकार का भाव नहीं था कि स्वयं को श्रेष्ठ कह सके। इस सन्नाटा को देखते हुए उस समय एक युवा विद्वान थे याज्ञवल्क्य, खड़े हुए और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, सौम्य श्रवा, सभी गायों को हाथ ले चलो। अब सभी विद्वानों में कोलाहल मच गया। इतना युवा याज्ञवल्क्य कैसे कह सकता है कि सबसे बड़ा विद्वान है। उन्होंने प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं सबसे बड़ा विद्वान स्वयं को नहीं कहता, मुझे तो केवल इन गायों की आवश्यकता थी। सभा में किसी ने कुछ कहा नहीं तो मैंने अपने शिष्य को कहा कि ले चलो। अब किसी को लगता हो कि सबसे बड़े विद्वान हैं तो आइए मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। और जो पढ़ेंगे बृहदारण्यक उपनिषद को तो आप पाएंगे लंबा शास्त्रार्थ चला। उस समय के एक से एक विद्वान आए, अपने उन्होंने तर्क दिए और पराजित होते गए। एक समय ऐसा आया जब सबने मान लिया कि सबसे श्रेष्ठ विद्वान और इन गायों के अधिकारी याज्ञवल्क्य ही है। लेकिन यहाँ पर मोड़ आता है जब उस सभा में एक महिला भी थी, एक विदुषी थी जो सबको सुन रही थी। उनके मन में भी अनेक प्रश्न थे और उन्हें लगा कि यदि सबसे बड़े विद्वान ये हैं तो जब तक मेरे संशय का समाधान नहीं होता, जब तक मेरी बातों का उत्तर नहीं दे देते, तो मैं कैसे मान लूं कि सबसे बड़े विद्वान है। अब कल्पना कीजिए उस समय उस काल में एक विदुषी में कितनी क्षमता रही होगी, कितना साहस रहा होगा कि सबसे बड़े विद्वान चुने जाने वाले व्यक्ति को कि याज्ञवल्क्य, जब तक मेरे प्रश्नों का आप समाधान नहीं करते तब तक आपको मैं सबसे बड़ा विद्वान कैसे मानूं। और तब याज्ञवल्क्य ने कहा ठीक है, प्रश्न करो। पहला प्रश्न बड़ा साधारण प्रश्न। उन्होंने कहा कि सब कुछ जो दिखता है जल में जब मिल जाता है तो भूल जाता है, पता नहीं चलता कि क्या सामग्री रह गई। तो जिस प्रकार सब कुछ जल में मिल जाता है, भूल जाता है, तो मुझे ये बताइए कि जल कहाँ जाकर मिल जाता है, जल किस पे ओतप्रोत हो जाता है। बड़ा साधारण सा प्रश्न था। याज्ञवल्क्य ने कहा जल वायु में ओतप्रोत हो जाता है, लेकिन प्रश्न का प्रारंभ था। वहां से अगला प्रश्न आया कि वायु किस पे ओतप्रोत हो जाता है। उत्तर आया कि अंतरिक्ष में चला जाता है। प्रश्न चलते रहे, अंतरिक्ष कहाँ ओतप्रोत हो जाता है। याज्ञवल्क्य ने सोचा, कहा नक्षत्र लोक में चला जाता है। नक्षत्र लोक से गंधर्व लोक से ब्रह्म लोक पहुंचते पहुंचते जब बात चली गई तब भी गार्गी नहीं रुकी और गार्गी ने पूछा, ये बताइए कि ब्रह्म लोक कहाँ चला जाता है। तब याज्ञवल्क्य को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, इतने प्रश्न मत करो गार्गी, कहीं तुम्हारा मस्तक न फट जाए। और गार्गी ने देखा क्रोधित थे लेकिन संयम के साथ खड़ी रही और डटी रही। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, ठीक है, प्रश्न करो। तब गार्गी ने कहा, जिस प्रकार कौशल में और जिस प्रकार काशी में, कौशल में अयोध्या में जो क्षत्रिय हैं 2-3 लेकर अपने वानों पर चलते हैं और एक साथ छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं आपसे 2 प्रश्न करती हूँ और केवल मेरे 2 प्रश्नों का आप उत्तर दें। पहला प्रश्न था, स्वर्गलोक से ऊपर और धरती के नीचे और इसके मध्य में जो स्थित है वह सब किसके अधीन है। स्वर्गलोक से ऊपर, द्यूलोक से ऊपर और धरती के नीचे और इसके मध्य जो भी स्थित है किसके अधीन है। और दूसरा प्रश्न था, जो बीत चुका है और जो आने वाला है और जो भी हो रहा है, ये किसके अधीन है। बड़ा प्रश्न यदि आप सोचें, 2 प्रश्नों में उन्होंने पूछ दिया कि पूरा स्पेस और पूरा समय, टाइम
किसके अधीन है, स्पेस और टाइम किसके अधीन है, और स्पेस और टाइम के अतिरिक्त क्या है। कहने का पूरा तात्पर्य यही है कि ब्रह्मांड किसके अधीन है, किसके इशारों पर संचालित होता है, किसके इशारों पर आने वाला समय भी संचालित होगा, और जो बीता हुआ समय था वो भी किसने संचालित किया। तो याज्ञवल्क्य ने बड़े सहजता के साथ उत्तर दिया, गार्गी तुमने सबसे महान प्रश्न पूछा है, तुम्हारी विद्वता को मैं नमन करता हूं और तुम्हें उत्तर देता हूं। जो ऊपर है, जो नीचे है और जो इसके मध्य स्थित है, जो बीत चुका, जो आने वाला है, जो आज हो रहा है, यह सब उस अक्षर तत्व के अधीन है जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई और उस सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, जो हमें दिखता नहीं, लेकिन यदि हम चिंतन करते हैं तो हम उसे अनुभव कर सकते हैं। और ये समस्त लोग उसी अक्षर तत्व, उसी परम तत्व के अधीन हैं जिसको उन्होंने वर्णित किया। और तब गार्गी ने कहा कि अब मैं मानती हूं कि आप सबसे बड़े विद्वान हैं, क्योंकि मेरा यही मूल प्रश्न था जिसके लिए मैं तब से पूछ रही थी कि कौन सा लोक किसमें विलीन हो जाता है। अंत में यदि कहीं जाता है उसी अक्षर तत्व का अंश है जिससे सब कुछ व्याप्त है। कहने का तात्पर्य, गार्गी को स्मरण करने का तात्पर्य इसलिए उस काल में जिस भूमि पर महिला में ऐसा सामर्थ्य रहा हो, इस प्रकार की विद्वता रही हो, समय के साथ बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए। और यदि विश्व भर में हम सबसे आगे तब थे, तो आज सबसे आगे होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए। सही बात होनी चाहिए। लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम बिहार का है केवल 5,028 रुपए औसत एक महीने का, जो एक व्यक्ति कमा पाता है। जबकि भारत के अन्य राज्यों को देखेंगे तो सिक्किम में 48,000 है, दिल्ली में 38,000 है, तेलंगाना में 29,000 है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में 23,000 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 20,000, बगल में बंगाल है उसमें भी 12,000 है, झारखंड में 8,000 है। लेकिन बिहार में एक व्यक्ति केवल 5,028 रुपए कमाता है। अच्छी बात यह है कि आज हम विकसित हो रहे हैं और विकास का दर क्या है, देश में नंबर 2, 9.2% कांस्टेंट प्राइस पर, यानी स्थायी मूल्य पर, और 14.5% वर्तमान मूल्य पर। अब इसमें गणित लगाइएगा और कल्पना कीजिएगा कि हमारा सपना क्या है। सपना है 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार बनाना, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आज बिहार से बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं। 9th में हम भी जब बाहर गए थे, पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई थी, तो वहां के बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। उससे मन में बड़ी पीड़ा हुई थी। प्रारंभ में तो नहीं लगा बिहार के हैं, बिहारी बोलेंगे, लेकिन जब लगा कि बिहारी शब्द एक गाली बन गया है, जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक हो गया है, तभी एक बाल मन विद्यार्थी के मन में संकल्प जगा था कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी, तभी अपने जीवन को सार्थक मानेंगे। और तब से यात्रा चल रही है। आप देखिए, आज